हेलो दोस्तों, तो विज़न आईएएस का जो है हम टेस्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम इसका क्वेश्चन और आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। तो टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित योग्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत का देशीकृत नागरिक हो। तो पहला ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे देशीकृत नागरिक हो, दोनों जो है दोनों के लिए दोनों योग्यताएँ हो सकती हैं, कोई भी योग्यता। जैसे देशीकृत मतलब होता है कि जो मतलब फॉरेन में रह रहा हो, लेकिन मतलब उसकी जो रक्त है ना, वो रक्त इंडियन से बिलोंग करती हो। तो इसकी वजह से ये पहला वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत और देशी दोनों नागरिक के लिए ये प्रावधान है। उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, देशीकृत नागरिक नहीं होना चाहिए, मतलब देशीकृत नागरिक ना बन पाएगा। दूसरा है, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये सही है। तीसरा है, वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, तो ये गलत है, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य केवल बनने के योग्य हो, जबकि लोकसभा का नहीं। तो इसलिए केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन केवल एक। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो इसका एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक पीडीएफ और खोल लिए हैं। इसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे तक आंसर पे ले आते हैं डायरेक्ट, जिससे आप लोगों का आंसर दिख जाएगा। ये है आंसर। मैंने 10 तक कर लिया था, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आई थी शायद, वॉइस स्किप हो गया था। तो इसकी वजह से मैंने फिर से अभी इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। अभी शायद वॉइस जा रही होगी। अभी चेक भी नहीं किया हूँ, लेकिन अभी चेक कर लूँगा 10 क्वेश्चन के बाद, 10 या 25 क्वेश्चन के बाद। 25 क्वेश्चन तक करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो। हालांकि राष्ट्रपति पद के रूप में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति को भारत में जन्म से भारत का नागरिक अथवा देशीकृत नागरिक दोनों ही होना चाहिए। मतलब अगर राष्ट्रपति है तो उसको दोनों में से कोई भी एक होगा तो चल जाएगा, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है उसको भारत का नागरिक होना होगा। तो इसलिए पहला सही नहीं है, क्योंकि पहले ऑप्शन में क्या था, देशीकृत नागरिक बोला था। सेकंड है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो ये कथन तो सही है, तो सबको पता होता है, नॉर्मल है। तीसरा क्वेश्चन है, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। तो अगर कोई लोकसभा राज्यसभा में कंफ्यूज है, तो उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होता है, इसलिए कथन 3 जो है सही नहीं है। चौथा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज और दी हैं। वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, किंतु वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल और संघ या किसी राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है, और इसलिए वे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के योग्य हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, और 15,000 की जमानत राशि। मतलब जितना जरूरी है उतना वोट अगर नहीं पाएगा तो 15,000 की जमानत राशि देनी पड़ेगी। तो ये होती है जमानत राशि। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेशा अधिनियम 1996 के तहत सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पेशा अधिनियम जो है, अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होगा, तो पहला सही है। सेकंड ऑप्शन है कि पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी, तो ये भी सही है। दोनों जो है सही है। इसमें देखो, सभी जो अगर सभी स्तरों पर इस पे सभी पे ध्यान देने लगोगे तो ये तो गलत आपको लगेगा, लेकिन ये नहीं, गलत नहीं है, सही है। क्योंकि ऐसे ट्रिक बताते नहीं है कि सभी, जिसमें सभी हो तो सही नहीं होता है, मतलब गलत ही होता है। जहाँ केवल हो गलत होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम। सेकंड नंबर का, पेशा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण उस पंचायत में उन समुदायों की संख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग 9 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटों की जो कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके आरक्षण की सीटें जो हैं उनसे कुल संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए, और इसलिए पहला सही है। दूसरा क्यों सही है, क्योंकि इसके अतिरिक्त वही यही ऑप्शन जो दिया वहाँ वही एक्सप्लेनेशन भी यही कर दिया है कि पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी। तो इसलिए कथन 2 भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार। तो भारत रत्न पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखो अभी रतन टाटा जी का देहांत हुआ है, जिसमें
उन्होंने भारत रत्न देने की बात शायद कही गई, या शायद देने की बात कही गई थी जब वो उनका वो एक्सपायर हुए थे। तो ये भी है, और भारत रत्न चर्चा में रहा है, तो इसलिए भारत रत्न से जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है, तो ये गलत है। केवल भारतीय नागरिकों को नहीं, बल्कि जो होते हैं गैर भारतीय को भी प्रदान की जाती है, और देशीकृत नागरिकों को भी प्रदान की जाती है। दूसरा, यह पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार एक उपाधि के समान है, और इसका उपयोग पुरस्कार विजेता के नाम के प्रत्यय अवसर के रूप में किया जा सकता है, तो ये गलत है। क्योंकि कोई भी जो है ना इसको मतलब अपनी उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो होते हैं ये उपाधि मतलब इसको नाम के आगे या नाम के पीछे नहीं लगा सकते हम लोग। जैसे चाहे चाहे भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये सब चीज़ें तो उपाधि में नहीं आती हैं, 18 आर्टिकल 18 के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो पहला भी ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा कह रहा है पुरस्कार प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद प्रमाण पत्र, एक पदक और 25 लाख रुपए का मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है। तो इसमें देखो मौद्रिक अनुदान कोई प्राप्त नहीं होता है, केवल प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 तीनों गलत हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तीसरा का, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे 1954 में प्रारंभ किया गया था। इसे मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में उच्चतम कोटि की सर्वोत्कृष्ट सेवा प्रदर्शन को सम्मानित करने हेतु प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय नागरिकों, देशीकृत भारतीय नागरिकों और यहाँ तक कि गैर भारतीयों को भी प्रदान किया जा सकता है। भारत रत्न के लिए स्वयं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि भारत रत्न दिया जाए इनको, और इसके लिए कोई औपचारिक अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला तो सही है, क्योंकि सॉरी पहला सही नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा था केवल भारतीय को, लेकिन यहाँ पे देशीकृत भारतीय नागरिक, गैर भारतीय और भारतीय तीनों को सबको मिल जाएगा। और देशीकृत मैंने बता दिया है कि जो फॉरेन में रह रहे हो और लेकिन जिनका खून जो है इंडिया से ज्वाइंट मतलब जुड़ा हुआ था, इंडिया के माता पिता उनके थे मतलब, और वो जा करके वहाँ पे बस गए हैं ऐसा। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार किसी पुरस्कार को उपाधि नहीं माना जाता है, और प्राप्तकर्ता इसका उपयोग अपने नाम के आगे उपसर्ग के रूप में अथवा पीछे प्रत्यय के रूप में नहीं कर सकते, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। तीसरा है पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद प्रमाण पत्र और पदक प्राप्त होता है, लेकिन कोई मौद्रिक अनुदान प्राप्त नहीं होता, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों प्रदेशों पर विचार कीजिए। जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कब करेगा? तो जब लोकसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, तो पहला तो सही है। दूसरा, जब पदासीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो भी जो है राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार काम करता है। तीसरा है जब लोकसभा निर्वाचन में किसी भी निर्वाचन पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो भी जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, तो इसके लिए तीनों सही होगा। तो ये थोड़ा सरल है, तो इसको हम एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते। चलो एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं अगर कुछ लगे हमको देखने वाला। बाकी कोई इसमें कुछ है नहीं, वही तीनों तीनों को एक्सप्लेन कर दिया, तो तीसरा का एक्सप्लेनेशन नहीं देखते हैं। पांचवा का देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पांचवा कह रहा है नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। इन्हीं राज्य विधायिका द्वारा किसी नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। माने नगर पालिका का प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है? तो पहला, नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति जिन्हें नगर पालिका के समय में मत देने का अधिकार नहीं है, तो ये सही है, इनको प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। दूसरा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें नगर पालिका के पूर्णतः या अंशतः क्षेत्र आते हैं, तो इनको भी जो है हम प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकते हैं। तीसरा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के वे सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें भी जो है हम प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। पूरा हाईलाइट हो गया, तो क्वेश्चन ही हाईलाइट हो गया। तो पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब हम छठवें क्वेश्चन पांचवें क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। राज्य विधानमंडल नागरिकों नगर पालिकाओं में अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया का उपबंध कर सकता है। यह नगर पालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकता है। वह व्यक्ति जिसे नगर पालिका का प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव हो, लेकिन उसे नगर पालिका की सभा में मत देने का अधिकार नहीं होगा, इसलिए कथन 1 सही है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें नगर पालिका का पूर्णतः या अंशतः क्षेत्र आते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। राज्यसभा और राज्य ये सब तो वही लिखा हुआ है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं है।
उसके बाद छठवां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये तो सही है पहला। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि उच्चतम और उच्च दोनों न्यायालयों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है, तो ये सही है तीसरा। तो तीसरा और पहला सही है, तो केवल दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, केवल दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद है आपका, ये तो आसान क्वेश्चन था तो इसको एक्सप्लेनेशन नहीं देखते हैं, या तो कहिए तो एक्सप्लेनेशन दिखा दो, क्या पता कुछ इसमें से नया मिल जाए। तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग। सातवां सातवां नहीं, छठवां था ना। हाँ, अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, और एक कॉलेजियम प्रणाली की व्याख्या की गई है जो कि संविधान में नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट है, केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 124 में लिखा है, चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और एक है, कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक है, जब मतलब इसको पारित किया जाए हटाने के लिए। और इसमें न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं 65 वर्ष की आयु, और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं 62 वर्ष की आयु, और इनको हटाया जाता है खाली एक ही कारण से, दुर्व्यवहार और सिद्ध कदाचार के कारण से इन्हें केवल हटाया जा सकता है। तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि, 7वां नंबर क्वेश्चन इस साइड है, अधिकरण मूल भारतीय संविधान का भाग नहीं है, तो सही है, क्योंकि अधिकरण जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था 14 के ए में, तो इसलिए यह मूल भारतीय संविधान का भाग नहीं है, तो पहला जो है सही हो जाएगा आंसर। दूसरा है कि अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, तो ये गलत है, क्योंकि उच्चतम और उच्च दोनों न्यायालयों में अपील की जा सकती है, तो इसलिए 7वां क्वेश्चन गलत हो जाएगा दूसरा। इसमें कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे आर्टिकल 14 जोड़ा गया 42वें से, और इसमें दो अनुच्छेद हैं, 323 है जो कि प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, और 323 जो बी है वो अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। तो उसके बाद अपील के संबंध में मुल्तक कैट के आदेशों के विरुद्ध अपील केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, उच्च न्यायालयों में नहीं। हालांकि चंद्र कुमार मामले 1997 में उच्चतम न्यायालय ने यह तर्क देते हुए कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकारियों पर लगाए गए इस प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित कर दिया गया, इसलिए कथन दो सही नहीं है। फिर है आठवां। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राज्य में नियुक्त राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है, पहला सही है। एक राज्यपाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात पद पर बना नहीं रह सकता, ये गलत है, क्यों नहीं बना रह सकता है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान उपबंधित नहीं किया गया है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सके, ये भी सही है, क्योंकि संविधान में तो नहीं है। एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो गया हो उसे उसी राज्य या किसी अन्य राज्य में पुनः नियुक्त किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो 3 ऑप्शन आपके सही हैं और चौथा दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इसमें देख लेते हैं आर्टिकल 155, राज्यपाल की नियुक्ति। किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति राज्य में नियुक्त राज्यपाल को उसके शेष कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं, इसलिए कथन एक सही है। बाकी वही सब लिखे हुए हैं सारे, जितना मैंने मतलब ऑप्शन में दिया वही सब यहाँ भी लिखा है, तो इसको एक्सप्लेन करने का कोई रीजन नहीं है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि कौन सा समुद्री मार्ग भारत और मालदीव को अलग करता है। तो भारत का जो दक्षिण द्वीप में एक मिनिकॉय है, द्वीप है जो सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा नहीं कह सकते, लेकिन मिनिकॉय द्वीप जो है दक्षिणी भाग में, तो मालदीव और मिनिकॉय, तो 8 डिग्री की मामी, जो हम मामी है वो 8 डिग्री की है, तो इसलिए मैंने 8 डिग्री की मामी से याद किया है कि 8 डिग्री में कौन है, मामी है। तो 8 डिग्री में जब मामी है तो माँ से मालदीव और मी से मिनका है मामी, और 9 डिग्री में लक्ष्मी जी है, तो 9 डिग्री लक्ष्मी ला से हो गया लक्षद्वीप और माँ से हो गया मिनका है। और 10 डिग्री आपका तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, नीचे वाले दोनों अंडमान निकोबार। और डंकन पास का थोड़ा देख लेते हैं, ये चौथा वाला। बाकी तो मैंने समझा दिया है कि देखो मिनिकॉय कहाँ है, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, तो 8 डिग्री। और दक्कन जो होता है, दक्कन के पास ग्रेट अंडमान की रटलैंड द्वीप, रटलैंड द्वीप को लघु अंडमान से अलग करती है, जो ग्रेट अंडमान को लघु अंडमान, और ग्रेट अंडमान के कौन से द्वीप को, रटलैंड द्वीप। तो अगर पूछा जाए रटलैंड द्वीप कहाँ है तो ग्रेट अंडमान में है। फिर उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पे है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जाता है। संविधान में परिभाषित तो कुछ नहीं है भाई,
तो इसलिए तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। संविधान में परिभाषित कहाँ है, कुछ है कि नहीं, संविधान में परिभाषित नहीं है। महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा द्वारा ही आरंभ किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों के कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 10वां का, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो तीसरा सही है, पहला भी नहीं सही था। देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। दूसरा है महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों, जिस सदन ने आरोप लगाए हैं, के हस्ताक्षर होने चाहिए 1/4 सदस्यों के, और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। इसलिए दो सही नहीं है, क्योंकि दो में क्या कह रहा है कि महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा द्वारा ही किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि किसी भी सदन के एक कोई भी सदन कर सकता है, लेकिन 1/4 हस्ताक्षर होने चाहिए और 14 दिन का पूर्व नोटिस होना चाहिए। फिर है महाभियोग के प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और दूसरे सदन में तब भेजा जाना चाहिए। तो ये भी सही है, देखो तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बातें हैं कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते। महाभियोग में तो भाग लेते हैं मनोनीत सदस्य, लेकिन जब महाभियोग का इसका निर्वाचन होता है तो भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं। कितनी बड़ी बात है, अब मुझे भी नहीं पता था अभी तक, तो आज क्लियर हो गया मेरा। तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते। देखो यही सब इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी ये सब तो ऊपर वाले सबको पता है, लेकिन नीचे वाला जो होता है ना वो सब कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे गलत करने का चांस ज्यादा रहता है। तो टेस्ट सीरीज करने का यही फायदा है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते, हालांकि वे इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। महाभियोग में भाग नहीं लेते, लेकिन निर्वाचन में भाग लेते हैं। केवल कौन कौन से, विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी। बाकी जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केवल विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के महाभियोग में भाग नहीं लेते। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों उच्च न्यायालय के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। 11वां नंबर, पहला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं वेतन और पेंशन। पेंशन तो होता है, वेतन का शायद मुझे कंफ्यूजन है, एक बार देख लिया जाएगा अभी आंसर में। कथन नंबर 2 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा तो एकदम सही लग रहा है मुझे, तो दूसरा सही है, पहला में कंफ्यूजन है, तो इसलिए हम इसका आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं 11 नंबर का। 11 का डी, तो डी के क्या है, डी माने क्या हो गया, कथन एक सही नहीं है किंतु दो सही है, तो ये सही हो गया मेरा, क्योंकि वेतन का थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन अनुच्छेद 221 में है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन, अगर पूछा जाए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 221 में। प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करें, उन्हें संसद ही डिसाइड करती है, और जब तक इस संबंध में किसी तरह उपबंध नहीं किया जाता है, ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो संविधान की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। फिर है प्रत्येक न्यायाधीश अवकाश और पेंशन के संबंध में ऐसे भत्तों तथा ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उसके अधीन समय समय पर निर्धारित किया जाए। मतलब जो संसद बनाएगी उसी के हिसाब से उनको पैसा मिलेगा, और जब तक ऐसा निर्धारित नहीं हो जाता है तब तक वह ऐसे भत्तों और अधिकारों का हकदार होगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। हालांकि न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात किसी न्यायाधीश के भत्ते एवं अवकाश या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर कथन 2, इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, पेंशन आदि संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। कथन 2 सही है। कथन 1 क्यों नहीं सही है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संबंधित राज्यों की संचित नीति पर, यही मुझे कंफ्यूजन था। और देखो सही है, मेरा कंफ्यूजन सही था, मतलब मैं पढ़ा था इसीलिए मुझे इसको पता था कि जो वेतन होता है वो राज्य की संचित नीति पर होता है, लेकिन जो पेंशन होते हैं वो भारत की संचित नीति पर होता है, तो इसलिए कथन 1 सही नहीं है। फिर 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पॉलिटी जो है अगर मन से पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन बस थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है तो समझ में नहीं आता। देखो लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में तो हमने यूपीएससी के पीवाईक्यू भी करे हैं, जिसमें लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में 2022 में क्वेश्चन पूछा था। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है और वह चुनाव के बाद उसे शपथ दिलाता है, तो ये तो पहला तो सही है।
उपाध्यक्ष स्वाभाविक रूप से ही उस समिति का सभापति बन जाता है, जिसमें उसे सदस्य के रूप में ही नियुक्त किया जाता है। इसको देखने कंफ्यूजन है। संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चयन सत्तारूढ़ दल से किया जाता है, जबकि उपाध्यक्ष का चयन विपक्षी दल से किया जाता है। ये तो संविधान के अनुसार नहीं है, तो तीसरा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा गलत है और दूसरे में कंफ्यूजन है, पहला तो बिल्कुल सही है। तो एक बार इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 12 का, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होती है। जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदन को इस स्थान के लिए चुनती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं ये दोनों ही अपना पद ग्रहण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। देखो कथन एक सही नहीं है, मैं कितना कॉन्फिडेंस से कह रहा था कथन एक सही है, तो कथन एक क्यों नहीं सही है एक बार देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक सेकंड, कथन एक क्यों नहीं सही है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चुनाव तिथि निर्धारित करता है, तो सही है, तथा वह चुनाव के बाद उसे शपथ दिलाता है, ये सही नहीं है क्या। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपना पद ग्रहण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। मतलब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होते हैं अपना पद ग्रहण करते समय कोई शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, तो कैसे शपथ दिलाएगा। इसलिए देखो ये चीजें कितनी मतलब सही है कि टेस्ट सीरीज करने से कितना सही, मतलब डाउट जो होता है वो क्लियर होता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं शपथ लेते ही नहीं है, तो शपथ क्या दिलाएगा भाई, तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा, अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। दोनों ही स्थितियों में वह लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। वह लोकसभा अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है, बल्कि उसकी स्वतंत्र स्थिति है। माने उपाध्यक्ष अगर कहा जाए कि क्या उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के अधीन है, तो नहीं है, क्योंकि वो उसकी स्वतंत्र स्थिति है और वह केवल सदन के प्रति उत्तरदायी है। उसके पास एक विशेषाधिकार होता है कि जब भी उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से उस समिति का सभापति बन जाता है, इसलिए कथन दो सही है। तीसरा है, तीसरा तो सही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कंफर्म किया था कि तीसरा सही नहीं है। तीसरा तो वही कह रहा है कि संविधान के अनुसार, तो संविधान के अनुसार नहीं है। तो इसमें से कौन कौन सा सही था, तीसरा गलत हो गया था, अब पहला भी गलत हो गया, दूसरा बस सही है ना। तो दूसरा ही केवल सही है, तो केवल एक हो जाएगा, 12 का एक। 13 का, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था के मूलभूत उद्देश्यों और सार के सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाते हैं। विकासात्मक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जमीनी स्तर तक शक्ति का हस्तांतरण और निर्णयन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, प्रशासनिक प्रतिनिधि मंडल पर ध्यान केंद्रित करना। तो एक दो तीनों हो सकते हैं, बट एक बार 13 का देख लेते हैं कौन सा सही है। 13 का ए सही है भाई, ए सही है खाली, ये माने केवल एक दो, प्रशासनिक प्रतिमंडल पर ध्यान केंद्रित करना, ये तो प्रशासनिक, अच्छा हाँ प्रशासन का काम कहाँ आ जाएगा पंचायती में, पंचायती वाला देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पंचायती राज संस्थाएं PRIS को 73वें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसका PRI का फुल फॉर्म होगा, पीछे पंचायती राज से राज IS इंस्टीट्यूशंस। तो पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसके माध्यम से इसे संविधान के अंतर्गत वाद योग्य हिस्से अधीन लाया गया। दूसरे शब्दों में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारें नई पंचायती राज व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रातिनिधिक लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में परिवर्तित करता है। यह देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर स्थापित करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना है। पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य सार और मूलभूत उद्देश्य विकासात्मक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। इसलिए कथन 1 और 2 सही है, जबकि कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि यद्यपि PRIs के लिए वित्त जुटाने का उद्देश्य इसके सुचारू कामकाज को बढ़ावा देता है, किंतु यह इसका सार नहीं है। इसी प्रकार प्रशासनिक प्रतिनिधि मंडल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्राप्त करने का एक साधन है, ना कि इसका मूल उद्देश्य। माने कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्राप्त करने का एक साधन है प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल, लेकिन इसका उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए 13 का जो C आंसर जो होगा गलत हो जाएगा। फिर है, क्योंकि यहाँ मूलभूत उद्देश्य पूछा था ना, इसीलिए तो मूलभूत उद्देश्य नहीं है बल्कि साधन है, साधन पूछता तो सही रहता। फिर उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है इसे एक ऐसे कस्बे के प्रशासन हेतु गठित किया जाता है
जिसने अभी तक नगर पालिका के गठन के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा नहीं किया है। यह ना तो निर्वाचित निकाय है, ना ही सांविधिक निकाय है। हालांकि नगर पालिका के विपरीत यह पूर्णतः नामित निकाय है, अर्थात इसके अध्यक्ष सहित सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उपयुक्त विवरण निम्न में से किस प्रकार के नगरीय स्थानीय निकाय को संदर्भित करता है? तो ये होते हैं अधिसूचित क्षेत्र समिति। जो अधिसूचित क्षेत्र समिति होते हैं वो नगर पालिका के विपरीत इनका ये पूर्णतः नामित इकाई है। तो इसका अधिसूचित क्षेत्र समिति के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं 14 में। भारत में कई प्रकार के नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्रीय समिति, विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण, टाउनशिप, न्यास पत्तन, छावनी परिषद आदि। अधिसूचित क्षेत्र समिति क्या होते हैं? नोटिफाइड एरिया कमिटी कमिटी का गठन दो प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किया जाता है। पहला है औद्योगिकरण के कारण विकासशील कस्बा, और वह कस्बा जिसने अभी तक नगर पालिका के गठन की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की हों, लेकिन राज्य सरकार द्वारा वह महत्वपूर्ण माना जाए, तो भी अधिसूचित क्षेत्र समिति में आती हैं। मतलब वो नगर पालिका की तरह अभी पूरी शर्तें नहीं पूरी कर रही हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण है वो क्षेत्र, तो अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत वो भी आते हैं। क्योंकि इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचित किया जाता है, इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति के नाम से जाना जाता है। यद्यपि यह राज्य नगर पालिका अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है, लेकिन अधिनियम के केवल वही प्रावधान इसमें लागू होते हैं जिन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इसे किसी अन्य अधिनियम के तहत शक्ति प्रयोग के लिए भी उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है। इसकी शक्तियां लगभग नगर पालिका की शक्तियों के समान हैं। नगर पालिकाओं के विपरीत यह पूर्णतः एक मनोनीत या नामित इकाई होती है। जो वही लिखा है इसी के बारे में लिखा है, तो इसको उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यह ना तो एक निर्वाचित इकाई है, ना ही सांविधिक इकाई है। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त है? व्यक्तिगत विशेषाधिकार: किसी सदस्य की गिरफ्तारी और निरोध पर तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सदन के परिसर और के भीतर गिरफ्तारी या कानून कार्रवाई पर प्रतिबंध, राज्य विधानमंडल का पत्र जारी होने के दौरान न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति, जांच प्रारंभ करना या सदन में साक्ष्यों को उपस्थित होने हेतु आदेश देना। तो मैं जो अगर लगाऊं क्वेश्चन तो ये लगाऊंगा कि गिरफ्तारी जब सदन के परिसर के भीतर हो तो गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई पर प्रतिबंध लगता है। लेकिन 15 का एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। गलत हो गया मेरा, 15 का सी है। सी मतलब कौन सा सही है? सी माने राज्य विधानमंडल का सत्र जारी होने के दौरान न्यायिक कार्रवाई से उन्मुक्ति मिलेगी इनको। तो 15 का सी पढ़ लेते हैं इनका। राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकारों उसकी, अच्छा वो तो मतलब सामूहिक अधिकार था, व्यक्तिगत अधिकार पूछा है। अच्छा, जो मतलब अधिकार मतलब गिरफ्तारी से मुक्त हो तो सामूहिक अधिकार है संसद और विधानमंडल के दोनों के। 105 में शायद संसद का है और विधानमंडल का भी ऐसे ही होगा, 111 जोड़ देंगे शायद उसमें। तो राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार उसके सदनों, उनकी समितियों और उसके सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों का योग है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 194 में किया गया है। राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकारों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को संयुक्त रूप से प्राप्त विशेष अधिकार और सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त विशेष अधिकार, मतलब दो विशेष अधिकार हैं। देखो सामूहिक विशेष अधिकार भी दिया है और व्यक्तिगत, तो सामूहिक भी पढ़ लेते हैं, इसी टाइम रिवीजन हो जाएगा। और जो ये सामूहिक है उसी तरह संसद का भी है। सदन के पास अपने प्रतिवेदनों, वाद विवादों और कार्यवाही को प्रकाशित करने और किसी अन्य को इसके प्रकाशन से प्रतिबंधित करने का अधिकार है। दूसरा है, सदन अपरिचित व्यक्तियों को अपनी कार्यवाहियों से अपवर्जित कर सकता है और कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गोपनीय बैठक कर सकता है। सदन चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वह अपनी प्रक्रिया और कार्यवाहियों के संचालन को विनियमित करने और ऐसे मामलों के संबंध में निर्णय देने के लिए नियम बना सकता है। वह अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन या अपनी अवमानना के लिए सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को भर्त्सना, चेतावनी या कारावास, सदस्यों के मामले में निलंबन या निष्कासन भी के द्वारा दंडित कर सकता है। इसे अपने किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोष सिद्धि, कारावास और रिहाई के संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यदि कोई सामूहिक अधिकार में आता है, इसलिए विकल्प ए सही नहीं है। यह जांच प्रारंभ कर सकता है और साक्षियों को उपस्थित होने का आदेश दे सकता है तथा संगत पत्रों और रिकॉर्डों को प्राप्त कर सकती है। ये भी जो है सामूहिक अधिकार है। न्यायालय विधानमंडल या उसकी समितियों की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना विधानमंडल परिसर में किसी व्यक्ति, सदस्य या ब्राह्य को गिरफ्तार और कोई विधिक प्रक्रिया चाहे सिविल हो चाहे फौजदारी हो नहीं की जा सकती। इसलिए विकल्प बी भी सही नहीं है, क्योंकि ये भी सामूहिक अधिकार है। और व्यक्तिगत अधिकार क्या होते हैं? सदन को सदस्य का पत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 दिन पहले और 40 दिन
बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह अनुमति केवल सिविल फौजदारी मामलों में है और आपराधिक या निवारक निरोध मामलों में नहीं है। केवल सिविल में मामलों में है और सिविल फौजदारी मामले में, आपराधिक या निवारक निरोध के मामले में नहीं है। फिर व्यक्तिगत अधिकार में आता है कि उन्हें राज्य विधानमंडल में वाक स्वतंत्र का अधिकार प्राप्त है। उनके द्वारा सदन की कार्यवाही या समिति में दिए गए मत या विचार को किसी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। ये व्यक्तिगत अधिकार है। वह स्वतंत्रता संविधान के उपबंधों और राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया के विनियमन करने के लिए नियमों और अस्थायी आदेशों के अनुरूप है। उन्हें राज्य विधानमंडल का सत्र जारी होने के दौरान न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। जब सत्र जारी हो तो वे साक्ष्य देने या किसी मामले में बतौर गवाह उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं। 9% चार्ज, 1 मिनट चार्ज भी लगा दूँ तो। उसके बाद है आपका ये सामूहिक अधिकार और विशेषकर खत्म हो गए। अब 16 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में विधानसभाओं से संबंधित निहित तथ्यों पर विचार कीजिए। विधानसभा पे क्वेश्चन है, इसके सदस्यों का चुनाव केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से ही होता है। केवल प्रत्यक्ष, ये शायद गलत है। दूसरा, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। किसी राज्य के विभिन्न सीटों को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन चक्कर 105वां है कि क्या है। किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की एकरूपता को प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 16 का ए आंसर सही है, केवल एक। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के प्रतिनिधियों को वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 तय की गई है। मैंने जो विधानसभा के अधिकतम होंगे, विधानसभा की जो अधिकतम संख्या होगी 500 और न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 60 होगी। इसका अर्थ है कि 60 से 500 के बीच। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में संख्या 30 तथा मिजोरम और नागालैंड के मामले में 40 एवं 46 निर्धारित की गई है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 30 है। तो एक एक्सेप्शन है। और ये भी जो मिजोरम और नागालैंड है, ये भी 40 और 46 है, तो ये भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसके अतिरिक्त सिक्किम और नागालैंड विधानसभा को सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। दूसरा कह रहा है, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के उद्देश्य से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में। इन निर्वाचन क्षेत्रों को सीमांकन ऐसे इससे किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसे आवंटित सीटों की संख्या के अनुपात में पूरे राज्य में यथासंभव एक समान हो। दूसरे शब्दों में संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसलिए कथन 3 सही है। और कथन 2 क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये 104वें, मैंने बोला था ना 105वें नहीं, शायद 104वें, मतलब आगे पीछे हो सकता है, 104वें से। तो इसको कौन सा हटा देंगे, एंग्लो इंडियन समुदाय को, जो 2 सदस्यों को मनोनीत करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहा गया। फिर है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ये तो गलत है बिल्कुल भी। सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व क्यों प्रदान किया जाएगा, तो ये सभी लग गया है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन का संबंधित है, ये दूसरा सही है। ये तो पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है, अभी हाईलाइट ही नहीं करूंगा इसको। केवल 2 सही है इसमें। तो 17 का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 17 का भी, संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन संबंधित है, इसलिए कथन 2 सही है। फिर है राज्यों की प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। उनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है, इसलिए गलत हो गया था। उदाहरण के लिए राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 31 सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा का केवल 1 सदस्य है राज्यसभा में। अतः राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में सभी राज्यों के सीनेट में समान प्रतिनिधि दो दो होंगे ना, हाँ उसको पढ़ा हूँ। 50 राज्य हैं यूएसए में, 50 राज्य हैं। और जैसे भारत राज्यों का संघ है ना, लेकिन अमेरिका राज्यों का संघ नहीं है, उसमें राज्य अलग भी हो सकते हैं। सीनेट की संख्या 100 है और प्रत्येक में 2 सदस्य हैं। फिर है 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम का काजीरंगा, काजीरंगा जो गैंडा के लिए है, एक सींग वाला गैंडा है ना उसमें। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अनोखे बिट्टू रोंग बियर कैट के और छोटे पंजे वाले ऊदबिलाव को देखा गया है। तो देखा ही गया होगा शायद, तभी ये क्वेश्चन पूछा है। या तो कोई और जानवर देखा गया होगा तो इसको टाल दिया होगा। यही दो काम कर सकता है, या तो रियल में देखा गया होगा। तो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो समझ जाओ कि रियल में ही देखा गया है। नहीं तो अगर एग्जामिनर ज्यादा हो रहेगा तो इसको चेंज कर देगा, ऊदबिलाव से हाथी कर देगा और कुछ कर देगा। इन्हें आईसीएन की संरक्षित प्रजातियों की सूची के अंतर्गत क्रिटिकली इंजर्ड अरे इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और यहाँ आईसीएन वाला चेंज करता है वो। मतलब मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व करी है तो ये चेंज करता है इसको, मतलब कि जैसे कभी कभी तो सही होता है लेकिन कभी कभी यही गलत होता है, तो दूसरा गलत हो जाता है, केवल ये सही होता है। लेकिन इसके केस में देखते हैं क्या होता है 18 का। वही देखो सेम है, इनका यही मॉडल ही रहता है। जो जैसे मान देखो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व केएनपीटीआर के नए वर्ष के आरंभ में पार्क के संरक्षित क्षेत्र के भीतर दो नई स्तनधारी प्रजातियों को आश्चर्यजनक रूप से पहली बार दर्ज किया गया। कौन सा नाम है इसका? अनोखे बिटूरोंग, बिटरोंग आर्किटिक्टिस बिटरोंग और छोटे पंजे वाला उदबिलाव शामिल है। ज्ञातव्य है कि छोटे पंजे वाला उदबिलाव विश्व की सबसे छोटी उदबिलाव प्रजाति है। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा किसमें है? ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, बल्कि ये वल्नरेबल है। कौन से हैं? वल्नरेबल हैं। तो इसलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मूल क्षेत्राधिकार का तात्पर्य विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई करने की शक्ति से है, न कि अपील के माध्यम से सुनवाई से। दूसरा, अनन्य क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है कि कोई अन्य न्यायालय इस प्रकार के विवादों का न्याय निर्णय नहीं कर सकता है। भारत में उच्च न्यायालयों के पास संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों से संबंधी निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय लेने का मूल क्षेत्राधिकार है। तो इसका हम देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, क्योंकि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं 19 नंबर का। 19 का सी ऑप्शन सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? मानी ज्यूरिडिक्शन। साधारण शब्दों में कहें कि यह किसी विवाद की निपटान करने की न्यायालय की क्षमता दर्शाता है कि कितना ज्यादा किस क्षेत्र तक वो न्याय कर सकता है। क्षेत्राधिकार के प्रकार, अनन्य क्षेत्राधिकार एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन, यह उस परिस्थिति को संदर्भित करता है जिसमें किसी वाद की न्याय निर्णय का अधिकार किसी एक ही न्यायालय के पास होता है। इसलिए कथन दो सही है। मतलब अनन्य क्षेत्राधिकार वह होता है कि उस परिस्थिति को संदर्भित करता है जिसमें किसी वाद के न्याय निर्णय का अधिकार किसी एक ही न्यायालय के पास हो। तो अनन्य अधिकार है, उसके पास एक्सक्लूसिव है, उन्हें उसके अलावा और किसी को अधिकार नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है कि मूल क्षेत्राधिकार, तो पहला भी सही है कि यह न्यायालयों के किसी विशेष वाद को प्रथम दृष्टया सुनवाई करने का अधिकार को संदर्भित करता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में न्यायालय पहले से निपटान किए गए ऐसे वादों की समीक्षा करता है जो उसके पास पूर्ववर्ती निर्णय के विरुद्ध अपील के माध्यम से पहुंचते हैं, जबकि इसके विपरीत मूल क्षेत्राधिकार में वादों की सुनवाई की शुरुआत उसी न्यायालय में की जाती है। इसलिए कथन एक सही है। इसलिए जो है कथन एक जो है आपका सही है। उदाहरण के लिए अगर भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में मूल क्षेत्राधिकार जो है दोनों क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। ऐसे ही निर्वाचक याचिका के बारे में देखते हैं। तीसरा, निर्वाचक याचिका क्या है? निर्वाचन याचिका संसदीय या स्थानीय सरकार के निर्वाचनों के परिणामों की वैधता की जांच करता है और यह विधि के तहत संसदीय, राज्य के विधानमंडल या स्थानीय निर्वाचन में किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने का एक साधन है। आरपीए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80A के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 329B के तहत निर्वाचन याचिकाएं पर विचार करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। इसलिए इस अधिनियम की धारा 80 के अनुसार उच्च न्यायालयों के पास संसदीय, राज्य विधानमंडल या स्थानीय चुनाव में निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय लेने का मूल क्षेत्राधिकार है। तो अगर मूल क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो उच्च न्यायालय का ज्यादा क्षेत्राधिकार है उससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो इसलिए एक तो यहाँ पे भी सही होता है। तो इसके लिए 3 भी सही है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का सी, माने कि तीनों।
19 का सी ऑप्शन सही है, तीनों सही है कि मूल क्षेत्राधिकार का तात्पर्य विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई करने की शक्ति से है, ना कि अपील के माध्यम से सुनवाई करने से। तो ये मूल क्षेत्राधिकार आते हैं। दूसरा है अनन्य क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है कि कोई अन्य न्यायालय इस प्रकार के विवादों का न्याय निर्णय नहीं कर सकता है, तो इसका अनन्य शक्ति है, मतलब कोई और नहीं कर सकता, खाली वही कर सकती है। फिर है भारत में उच्च न्यायालय के पास संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों से संबंधित निर्वाचन याचिकाओं का निर्णय लेने का मूल क्षेत्राधिकार है, तो ये भी सही है। 20वां नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में 111 में है क्या वीटो? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विशेषित वीटो विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत के माध्यम से निरस्त की जा सकती है। निलंबनकारी वीटो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त की जा सकती है। आत्यंतिक वीटो एब्सोल्यूट वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेना है। सहमति रोक लेना है, तो इसका जो है सी सही है, 20वां का सी। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति संसद द्वारा पारित कोई विधेयक केवल तभी अधिनियम बन सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा उसे अपनी सहमति दे दी जाती है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत तीन विकल्प होते हैं। क्या मतलब चार तो लिखवाया गया था लेकिन अपने इंडिया में नहीं होता, एक कोई सा था लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा। 111 के तहत वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, या वह विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, या वह विधेयक को यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित कर देती है और तत्पश्चात राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर अनूठी सहमति देना क्या लिखा है, हाँ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, सहमति देना अनिवार्य है। इस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात वह विधेयकों पर अपनी सहमति को रोककर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करने के दो कारण हैं। संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचारित किए गए बिना कानून से रोकना, और संसद को ऐसे कानून बनाने से रोकना जो कि असंवैधानिक हो, इसलिए वीटो का मतलब कर सकता है। आत्यंतिक वीटो में क्या होता है कि विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेना, इसे आत्यंतिक वीटो कहते हैं। अगर जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक है उस पर अपनी सहमति रोक ले तो इसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं राष्ट्रपति का। फिर है विशेषित वीटो, इसके द्वारा विधायिका विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत के साथ निरस्त किया जा सकता है। उन्हें विशेषित वीटो अगर लगा दिया तो विधायिका अपनी उच्चतर बहुमत ला करके उसको कानून को पारित करवा लेगी। निलंबनकारी वीटो क्या है कि विधायिका साधारण बहुमत से ही पारित करवा लेगी। तो खाली राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो के माध्यम से अपनी सहमति रोक सकता है, बाकी तो विधायिका ही सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी। पॉकेट वीटो अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय ही नहीं लेना। तो पहला सही सुमेलित है, दूसरा भी सही सुमेलित है और तीसरा भी सही सुमेलित है। उपयुक्त चार में से भारत के राष्ट्रपति की तीन शक्तियां अर्थात आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में विशिष्ट वीटो महत्वहीन है, इसका प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। देखो मैंने बताया ना चार, तो सब पढ़ा हुआ है ना, इसलिए कहीं ना कहीं दिमाग हिट कर जाता है। मैंने इसको एक बार नहीं पढ़ा, अभी पहली बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन कभी दिमाग हिट कर जाता है अगर पहले से पढ़े हो तो। इसी को कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में एकत्र हो जाना इन्फॉर्मेशन। तो 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल द्वारा सदन का पत्रावसान किए जाने के बाद इसे पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है इसके द्वारा राज्य की विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाता है। कौन सा कथन सही है? तो 21 नंबर का क्वेश्चन डी है, ना तो एक ना तो दो। स्थगन माने कि एडजर्नमेंट के माध्यम से सदन की बैठक के कार्य को एक निश्चित समयावधि के लिए निलंबित कर दिया जाता है। मतलब स्थगन क्या होता है? जब कोई एक विशेष काम मतलब कुछ अच्छा काम करना होता है, किसी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना होता है तो स्थगन का प्रस्ताव लाया जाता है। ऐसा भी मैंने एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था कि किस लिए स्थगन लाया जाता है, तो कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा के लिए। ये शायद पीवाईक्यू में आया है क्वेश्चन, तो उसको भी ध्यान दे दीजिएगा। और फिर यहाँ पे लिखा है कि यह समयावधि कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ सप्ताह की भी हो सकती है स्थगन का। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का अर्थ है कि राज्य विधानमंडल की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना। सदन की बैठकों के स्थगन एवं अनिश्चितकाल के लिए स्थगन करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। सत्र का कार्य पूरा होने पर पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति जो होते हैं सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा करता है। कौन करता है घोषणा? पीठासीन अधिकारी यानी कि अध्यक्ष। अगले कुछ दिनों में राज्यपाल सत्र का सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राज्यपाल उस सदन का भी सत्रावसान कर सकता है जो सत्र में है। स्थगन के विपरीत जो सत्रावसान किए जाने से सदन का सत्र समाप्त हो जाता है। मतलब अगर सत्रावसान कर देंगे तो सदन का सत्र ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन स्थगन में सदन का सत्र समाप्त नहीं हुआ, इसलिए कथन एक सही नहीं है। मतलब कथन एक जो है सही नहीं है।
तो 21 का डी। इसमें लिखा है कि राज्यपाल द्वारा सदन का सत्रावसान किए जाने के बाद भी इसे पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, तो गलत है। अगर सत्रावसान हो गया तो फिर खत्म, सत्र खत्म। लेकिन अगर स्थगन हो गया तो सत्र खत्म, सदन खत्म मतलब सत्र खत्म नहीं हुआ। और इसके द्वारा राज्य की विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाता है स्थगन के द्वारा, तो सही है, विधानसभा का सत्र जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए दो सही, सॉरी दो सही नहीं है ना, तो एक सही है। समाप्त नहीं होता, स्थगन के द्वारा समाप्त नहीं होता है और सत्रावसान में समाप्त हो जाता है। ये चीज ध्यान देना कि सत्रावसान के जाने पर सदन का सत्र समाप्त हो जाता है। तो ये दो चीज ध्यान देने वाली बात है इसमें पूरे में, कि मतलब अगर सत्रावसान होगा तो सदन का सत्र समाप्त होगा, और सत्रावसान नहीं होगा तो सदन का सत्र समाप्त नहीं होगा। 21 नंबर क्वेश्चन। अब जो है हम 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, पीडीएफ खोलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। क्या पहले क्वेश्चन यहाँ लिखा है, उपयुक्त परिस्थितियों में कितने में संसद या विधानमंडल के सदस्यों को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्हक घोषित किया जा सकता है। तो निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएं तो हाँ हो सकते हैं इनको, अगर निर्दलीय हैं, अगर राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो उन्हें दल बदली कहा जाएगा। सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर दें, माने आधार दल बदल के आधार पर निरर्हक घोषित किया जा सकता है, माने दल बदल के दोषी नहीं है, इनको निरर्हक है। तो ये पहला सही है कि हाँ, अगर निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो, और सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल में सदस्यता कर दें तो भी, मनोनीत सदस्य पद ग्रहण करने के 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो ये भी दल बदल के दोषी माने जाएंगे। और सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता के त्याग कर दें तो ये भी दल बदल के दोषी माने जाएंगे। और निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो ये भी दल बदल के दोषी माने जाएंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ विधायकों के निर्वाचित होने के बाद राजनीतिक दल बदलने की समस्या के समाधान हेतु अधिनियमित किया गया था। राजनीतिक दल बदल को रोकने का प्रयास करता है यह कानून, और वैचारिक आधारों के बजाय अवसरवाद से प्रेरित हो सकते हैं। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में है और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया तथा इसे पुनः 91वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया। दल बदल के आधार पर सांसदों व विधायकों की निरर्थता के संबंध में शर्तें हैं। क्या क्या माना जाता है, कोई सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग कर देता है तो उसे दल बदल का विरोधी माना जाता है। यदि कोई सदस्य सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है तो भी। यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो भी। और यदि किसी दल सदन का मनोनीत सदस्य किसी विधानमंडल का सदस्य बन जाने की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी। यदि किसी राजनीतिक दल का विलय 2/3 सदस्यों के समर्थन के साथ होता है तो 10वीं अनुसूची के तहत कोई निर्भरता नहीं होती है, अगर 2/3 सदस्य जा रहे हैं। हालांकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति या उपसभापति के पदों पर चयनित होने के उपरांत सदस्य दलगत जुड़ाव को समाप्त कर लेते हैं। अब है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 25 तक देखेंगे आज, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे। निम्नलिखित संगठनों में से किसके कामकाज की समीक्षा के लिए के विजय राघवन समिति गठित की गई है। तो ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसका 23 का आंसर सी हो जाएगा। सी बोले तो इसमें लिखा है डीआरडीओ, जो डीआरडीओ है यह संगठन की विजय राघवन समिति, मतलब कामकाज की समीक्षा के लिए कौन सा समिति गठित किया गया, के विजय राघवन समिति, के विजय राघवन समिति डीआरडीओ। तो के विजय राघवन समिति डीआरडीओ। तो रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा सरकार के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन एक वैज्ञानिक सलाहकार थे, की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का कार्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा करना तथा इसकी भूमिका को पुनर्गठित एवं पुनर्भाषित करने के संबंध में सुझाव देना है। समिति राज्य के स्वामित्व वाली इस एजेंसी की उत्पादकता में सुधार के उपायों की सिफारिश करेगी, जिससे भारत को सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में मदद मिलेगी। इसीलिए विकल्प सी जो है सही है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की में संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी मंत्री सामान्यतः संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष संसद का नेता होता है। तो 24 का आंसर ए हो जाएगा, माने कि पहला सही है और दूसरा गलत है, कि सभी मंत्री जो होते हैं सामान्यतः संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, जबकि ये दूसरा गलत है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता तो होता है, लेकिन जबकि लोकसभा अध्यक्ष संसद का नेता
नहीं होता है, तो क्योंकि संसद का नेता भी प्रधानमंत्री ही होता है शायद। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 24 का। संसदीय व्यवस्था में सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के मूल सिद्धांत माने कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के मूल सिद्धांत पर कार्य करती है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री समान रूप से संसद और विशिष्ट रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 75। वे टीम की तरह कार्य करते हैं तथा अपने कार्यों एवं निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को विघटित किया जा सकता है, इसलिए कथन एक सही है। 2. संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही करेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता, संसद के नेता और सदन का नेता, तीनों का नेता होता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी और उसका प्रतिनिधि होता है, इसलिए कथन 2 जो है सही नहीं है। उसके बाद हम 25 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है, भले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार उनके विरुद्ध हों। दूसरा है, जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसी मंत्री को नहीं हटा सकता। तीसरा, किसी सार्वजनिक कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश पर किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं 25 का। सामूहिक उत्तरदायित्व, इसमें भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन है। संसद से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सरकार की संसदीय शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली में अंतर्निहित मूल सिद्धांत उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी सभी मंत्रियों और उनके सभी कार्य। फिर दूसरा, जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों से को त्यागपत्र देना पड़ता है, जिनमें वे मंत्री भी शामिल होते हैं और जो राज्यसभा से होते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इस आधार पर लोकसभा को विघटित करने की सलाह दे सकती है कि सदन जनमत का निष्ठापूर्वक प्रतिनिधित्व नहीं करता है और नए चुनाव की मांग करता है। हालांकि राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का अर्थ यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों और अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं, भले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार इसके विरुद्ध हों। तो इसलिए पहला कथन सही है और यही पहला ही केवल सही है। सभी मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के निर्णय को माने और संसद के भीतर और बाहर उनका समर्थन करे। फिर यदि कोई मंत्रिमंडल के निर्णय से असहमत है और उसका बचाव करने के लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। फिर है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। इसमें उल्लेख किया गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद की लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। अगर मंत्रिपरिषद को विश्वास मत प्राप्त है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्री को हटा नहीं सकता, राष्ट्रपति तब भी हटा सकता है, क्योंकि मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि वहाँ लिखा है, क्या लिखा था वहाँ दूसरे ऑप्शन में लिखा था, तो जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसी मंत्री को नहीं हटा सकता बल्कि हटा सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? तीसरा विधिक उत्तरदायित्व देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन और, इसको भी देख लेते हैं। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। विचारों में मतभेद के कारण अथवा किसी मंत्री के कार्यों से संतुष्ट न होने के कारण प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। इस शक्ति का प्रयोग द्वारा प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम की सिद्धि कर सकता है। विधिक उत्तरदायित्व, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटेन में किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होता है। यदि वह आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका उत्तरदायित्व मंत्री पर होता है तथा इसके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही हो सकती है। ब्रिटेन में यह मुहावरा विधिक रूप से मान्य है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, अतः उस पर किसी भी न्यायालय से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरी ओर भारत में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार के विधिक उत्तरदायित्व का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी सार्वजनिक कार्य के लिए जारी किसी आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे। इसके अतिरिक्त मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। यदि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को कोई सलाह दी जाती है तो उसकी जांच नहीं की जा सकती। यहाँ लिखा है कि किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, बल्कि गलत है। अगर सार्वजनिक कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश पर किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाना नहीं चाहिए, तो जरूरी नहीं है किया जाए।
तो इसलिए ए भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया, दूसरा भी, तो पहला ही केवल सही हुआ, तो केवल एक। आज बस 25 क्वेश्चन रहने देते हैं, 1 घंटे तो हो ही गए होंगे, तो 25 क्वेश्चन बहुत हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं वॉइस रिकॉर्ड हुआ है नहीं। धन्यवाद।